हेलो साथियों, नमस्कार। दिवाली की आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक देखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। मतलब अगर महत्व के लिहाज से देखें तो बड़ा बड़ा है टॉपिक, अगर कंटेंट के हिसाब से देखें तो वो टॉपिक हमारा छोटा है और जिसे हम मौलिक कर्तव्यों के रूप में जानते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों से आप लगातार देखेंगे तो कई एक बार प्रश्न बनते रहे हैं, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस, इवन आरओ या जहां भी पॉलिटी का सेगमेंट आता है वहां। तो हम आज मौलिक कर्तव्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली अच्छे से मना रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और मैं आशा भी करता हूं ऐसे कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गुजरे। और सबसे अच्छी बात मैं ये चाहता हूं कि आपके भविष्य में, आपके जीवन में, आपकी सफलता में ये दिवाली ऐसा प्रकाश दे करके जाए कि फिर आपको जीवन भर प्रकाशित होने का अवसर मिले, है ना। चलिए, तो फिर राजा राम जो है लौट करके अपने घर आ रहे थे तो अयोध्या वासियों में बड़ी खुशी की लहर थी। अयोध्या वासियों में खुशी की लहर थी और इस वजह से उन्होंने दीप जलाए। अयोध्या नगरी के बाहर से रास्ते में दीपक जलाए गए, पूरे नगर में दीप जलाए गए, क्योंकि माना यह जाता है कि राजा राम ने अधर्म पर धर्म की जीत स्थापित की, यानी अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। इसलिए प्रकाश के पर्व के रूप में दीपावली को मनाया जाता है। और वैसे भी राजा राम के शासन के बारे में तो कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम का राज्य ऐसा था जो किसी को व्यापा नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि सर नहीं, किसी को तो व्यापा था, जिसकी वजह से सीता जी वन में चली गई। ये सब तो खैर हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत एक पहलू होते हैं, राम के जीवन में भी थे। राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम में भी यदि कोई कमी हम निकाल पा रहे हैं, कोई कमी देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सामान्य मानव तो परिपूर्ण कभी हो ही नहीं सकता। अब परिपूर्ण नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि फिर हम कमियां ही करते चले जाएं, नहीं। यदि हम राम को आदर्श मानते हैं तो केवल राम को ही न माने बल्कि राम की भी माने। हमारे समाज में होता क्या, राम को मानते हैं और राम की नहीं मानते हैं। हमें राम को मानना है और राम की भी माननी है। तो हमें अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को निरंतर छोड़ते जाना है और अच्छाइयों को धारण करते जाना है। हमें अपने परिपूर्णता की ओर कदम बढ़ाना है। परिपूर्ण कोई नहीं हुआ, ये सब सर्वविदित है, लेकिन फिर भी हमें छोटा छोटा करके सीखते हुए आगे बढ़ना है। कहा जाता है कि कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह तू जगा सवेरे उससे आगे बढ़कर सो। आप जिस जगह पर जगे हो सुबह में, जब सोना हो शाम को, तो एनालिसिस कर लीजिए कि आप जो सुबह में थे उससे थोड़ा बहुत आगे बढ़े हो, आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया किया है जीवन में आज के दिन में। यदि नहीं किया तो कुछ करके सो, बस। खैर, हम मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपने देखा होगा, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ध्यान दीजिए शब्द का प्रयोग देखिए, व्यक्तिगत यानी पर्सनल हम जो भी कर रहे हैं, और कलेक्टिव सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को हासिल करे। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में हम जो कर रहे हैं वो भी हमारे देश की प्रगति को प्रभावित करेगा, और जो हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं वो भी हमारे देश की प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, बल्कि हमें सामूहिक रूप से भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना चाहिए। तो हम पहले परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा मौलिक कर्तव्यों का, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आप जानते हैं। एक दूसरे से अलग इन्हें किया नहीं जा सकता। यदि मुझे अधिकार मिल रहा है स्वच्छ पर्यावरण का,
तो यदि दूसरा व्यक्ति स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का अपना दायित्व पूरा नहीं करेगा तो राज्य कितना भी प्रयास कर ले, मुझे वो मेरा अधिकार दे नहीं पाएगा। इसलिए अगर मुझे अधिकार मिल रहा है तो ये तब ज्यादा सुगम हो पा रहा है जब कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर हमें अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य को किसी के लिए अधिकार है, किसी के जो अधिकार हैं वो किसी दूसरे के लिए दायित्व है। और कभी कभी ऐसा भी है जो हमारे लिए अधिकार है वही हमारे लिए दायित्व भी है। तो इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में बाद में शरीक किया गया, संविधान में बाद में जोड़ा गया। और संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि भारतीय जनता राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनसे ओतप्रोत है। सबको पता है कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम के समय पर हर व्यक्ति में वो जोश था, हर व्यक्ति इस बात से अभिभूत था कि आजादी हमें बड़ी मशक्कत से मिली है, बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई हैं इस लड़ाई में, न जाने कितनी शहादतें हुई हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप जानते हैं कि मानवीय स्वभाव ऐसा है, किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक संजो करके रख नहीं पाता है। इसलिए बीच बीच में याद दिलाने की दरकार होती है, उसे समझाने की जरूरत होती है। और इसलिए हमें बात उस समय पर ऐसा लगा कि अभी मौलिक कर्तव्यों की जरूरत नहीं है, हमने मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े। बाद में इंदिरा गांधी सरकार में संविधान की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। उन्हीं की मंत्रिमंडल के एक व्यक्ति सरदार स्वर्ण सिंह, उन्होंने संविधान की समीक्षा की और समीक्षा करके कई एक जगहों पर संशोधन करने की सिफारिश की। उनमें एक सिफारिश ये भी की कि सरकार को संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ना चाहिए। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की जब सिफारिश की तो उन्होंने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ देना चाहिए, कुछ मौलिक कर्तव्यों को बाध्यकारी बना देना चाहिए। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अब जोड़ लेंगे अपने हिसाब से। तो सरकार ने 8 की जगह 10 जोड़े और उनकी प्रकृति को बाध्यकारी नहीं बनाया। उन्हें एक नैतिक बल प्रदान करके रखा कि ये किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है, व्यक्ति अपनी आंतरिक इच्छा से, स्वेच्छा से इन्हें पालन करने का प्रयास करेगा। ऐसा शुरुआत में हमें देखने को मिला है। तो ये वो बात है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, चूंकि 75 से 77 में ये चलता है, स्वर्ण सिंह समिति ने ये बताया है सारी बातें। और स्वर्ण सिंह समिति ने जब बताया तो 42वां संशोधन हुआ। और 42वें संशोधन से ऐसा तो है नहीं कि केवल फंडामेंटल ड्यूटीज को ही जोड़ा गया है। 42वें संशोधन से बहुत सारे प्रावधानों को संविधान में जोड़ा गया। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था 42वां, इसलिए 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े तो कहां जोड़े? भाग 4A में जोड़े। भाग 4A में, क्योंकि भाग 4 जो है वो 36 से 51 तक है, यानी यहां पर डीपीएसपी दिए गए हैं और डीपीएसपी जहां दिए गए हैं वो भाग 4। अब भाग 4 के आगे 51 से आगे 52 जो है वहां राष्ट्रपति है, तो स्पेस था नहीं, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 51A जोड़ा। यानी भाग 4A और भाग 4A में आर्टिकल 51A। इस 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 10 के 10 मौलिक कर्तव्यों को आप लोग जानते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन से, ये आप लोग जान रहे होंगे, ये 2002 में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हमें यह भी एक बात जाननी है कि हमारे संविधान में जब ये जोड़ा जा रहा है तो हम प्रेरणा तो ले रहे होंगे, संविधान बनाए उस समय नहीं जोड़ा गया, लेकिन हमने प्रेरणा तो ली होगी कहीं ना कहीं से, तभी तो हमने इन्हें जोड़ा। तो इन्हें जोड़ने के लिए, मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जो प्रावधान है,
ये सोवियत संघ के संविधान से हमने अपनाया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य आपके सामने है, वह संविधान का पालन करें। पहला जो है वो क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। हर एक मौलिक कर्तव्य के कीवर्ड आपको ध्यान रखने, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन इन कीवर्ड से ही बनता है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत की सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, सब भेदभावों से ऊपर हो, ऐसी समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं को छोड़ दें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इसी तरह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। किसका महत्व समझें और किसका परिरक्षण करें? सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का। प्राकृतिक पर्यावरण को, और इस प्राकृतिक पर्यावरण में वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगली बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें सबको विद्यार्थी जीवन में इस पर बड़ा फोकस करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, मानववाद के लिए काम करना चाहिए, ज्ञानार्जन जीवन पर्यंत करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं हमें विद्यार्थी जीवन भर बने रहना चाहिए, छात्र हमें जीवन भर रहना चाहिए। और सुधार की भावना, ऐसा नहीं कि हम रिजिड हो गए हैं, सुधार के लिए कठोर हो गए, नहीं, सुधार के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। तो सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगली जो 10वीं बात जोड़ी गई वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, जो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कहा है, उसी बात को 10वें मौलिक कर्तव्य में हम देख रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसका परिणाम क्या होगा? जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू पाएगा। और जो 11वां संशोधन है जिसे बाद में जोड़ा गया है, वो है माता पिता संरक्षक या प्रतिपालकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब जो मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें संविधान में शामिल किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये आपको जानना और समझना है। तो समझिए, उद्देश्यों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु सम्मिलित किए गए हैं। नागरिकों में देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए, देश की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा के लिए सक्रिय नागरिक सहभागिता की आवश्यकता है। राज्य के विविध कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, राज्य के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धताओं को सुनिश्चित करने के लिए ये उद्देश्य हैं, इसलिए हम लाए हैं। मूल कर्तव्यों की विशेषताओं की बात करें तो केवल नागरिकों के लिए है, यह व्यक्तियों के लिए नहीं है। व्यक्तियों में चूंकि नागरिक और गैर नागरिक दोनों आ जाते हैं, तो गैर नागरिकों के लिए ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। और ये गैर न्यायोचित है, यानी न्यायालय में आप इसके आधार पर केस नहीं कर सकते। दूसरी विशेषता, कुछ नैतिक हैं तो कुछ नागरिक हैं, कुछ सिविल मामले के हैं। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथा, धर्म पद्धति, स्वतंत्रता के उच्च आदर्श यहां से जुड़े हुए हैं। ये हमारे मूल कर्तव्यों की विशेषताएं हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब जिन मूल कर्तव्यों को हमने अभी पढ़ा
उन्हें यदि हम क्रम में देखना चाहें तो आर्टिकल 51A का सब क्लॉज 1 इस मूल कर्तव्य की बात करता है, 2 इसकी बात करता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके ये सारे हम क्रम से जान सकते हैं। अगली बात हमें और समझनी है कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मूल कर्तव्य संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकारों से संतुलन स्थापित करते हैं। ये नागरिकों के अपने देश, समाज, लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी हमें देते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। इनसे नागरिकों में अनुशासन की भावना आती है, प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है। मूल कर्तव्य जो नागरिक हैं उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना, त्याग का भाव, सेवा और बलिदान की भावना इसको भी प्रेरित करते हैं। कर्तव्यों की सूची की आलोचना भी की गई है दोस्तों। कहा गया है कि हमें कुछ और भी मूल कर्तव्यों को शामिल करना चाहिए था, इनकी प्रकृति को बदलना चाहिए था। तो क्या बातें कही गई हैं, ध्यान रखिए। कहा कि सूची अपूर्ण है ये। मतदान का अधिकार, कर अदा करने का अधिकार, परिवार नियोजन, इनको भी हमें मूल कर्तव्यों में जोड़ना चाहिए था, जिन्हें हम जोड़ नहीं पाए हैं, जोड़ देना चाहिए था, ऐसा कहा गया है। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, मतलब वो और क्लियर होने चाहिए जो क्लियर नहीं है। कई एक ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो बहुअर्थी हैं, एक से ज्यादा उनका सेंस निकलता है और आम आदमी के समझने में इन्हें कठिनाई है, मतलब लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। जैसे उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन बातों को और इजी लैंग्वेज में क्लियर करके बताना चाहिए था। ये गैर न्यायोचित हैं, मतलब इनके आधार पर केस नहीं किया जा सकता। जबकि बात ऐसी है कि स्वर्ण सिंह समिति ने इनके लिए दंड की सिफारिश भी की थी, मतलब बाध्यकारी स्वरूप प्रदान करने की बात भी कही थी। आलोचकों ने कहा कि भाग 4 में इन्हें शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य और महत्व को कम करता है। इन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। बात थोड़ी लॉजिकल भी लगती है कि जब व्यक्ति अधिकार पढ़े तब उसे दायित्व भी पता होना चाहिए तुरंत। अब अधिकार पढ़ लिए, फिर डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं जाकर के कर्तव्य, तब तक जो सामंजस्यता, जो लिंक बनेगा मूल अधिकारों से, वो टूट जाएगा। इसलिए सही जगह मूल कर्तव्यों को जोड़ने की थी कि भाग 3 जहां समाप्त हो रहा है वहीं भाग 3 के बाद ही इन्हें जोड़ दिया जाता, ऐसा आलोचक कहते हैं, है ना। आलोचना होती है इस आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय भी दिया था राष्ट्रगान के संबंध में 30 नवंबर 2016 को। राष्ट्रगान के संदर्भ में दिया गया निर्णय कि फिल्म को दिखाए जाने से पहले सिनेमा घरों में राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य होगा और प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी होगा कि खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद की भावना पोषित की जा सके। हालांकि कुछ सिनेमा घरों में ऐसा पहले से किया जा रहा था, किंतु न्यायालय का निर्णय सभी सिनेमा हॉल के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के माध्यम से अनुच्छेद 51A में वर्णित मूल कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए बाध्यकारी आदेश पारित किया, किंतु यह सिनेमा हॉल तक ही सीमित है। न्यायालय को इसका विस्तार और आगे तक करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। आगे बात हो रही है कि मौलिक कर्तव्यों में सुधार के लिए वर्मा समिति बनी है। वर्मा समिति भी कुछ रिकमेंडेशन देती है। 1999 में वर्मा कमेटी बनी है और उन्होंने, वर्मा समिति ने पहले से मौजूद कुछ कानूनी प्रावधानों की पहचान की और उन्हें चिन्हित करके मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित किया है, जो निम्नलिखित है। जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सांसदों, विधायकों को धर्म के आधार पर मत मांगने यानी वोट मांगने, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करने वाले सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के आधार पर देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का अनादर करने वाले को दंड दिया जा सकता है। मतलब वर्मा समिति ये बता रही है कि हमें किन किन कानूनों को आधार बना करके क्या क्या काम आगे करना चाहिए। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955, जो बाद में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976,
के नाम से जाना गया। धर्म जाति के आधार पर छुआछूत के व्यवहार को यहां दंडनीय घोषित करता है। तो इन पर हमें फोकस करना चाहिए। अब नए संदर्भ में भी मौलिक अधिकारों को देखने की जरूरत है, ये भी लोग कह रहे हैं। भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में लगातार परिवर्तन हो रहा है, साथ ही न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा मूल अधिकारों का विस्तार किया जा रहा है। इससे अधिकार और कर्तव्यों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो गया है, ध्यान देने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मूल कर्तव्यों में कुछ नए आयाम को जोड़ने पर बल दिया है। क्या नए आयाम? उन्होंने कहा मतदान करना भी कर्तव्य है, टैक्स देना भी कर्तव्य है, दुर्घटना पीड़ित की मदद करना भी कर्तव्य है, आस पड़ोस को स्वच्छ रखना भी कर्तव्य है, गलत कारणों से स्वयं को दूर रखना भी एक नागरिक का कर्तव्य है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना भी कर्तव्य है, विसिल ब्लोअर पर्दाफाश करना, मतलब अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसका पर्दाफाश कर देना, यह भी कर्तव्य है। औचित्यपूर्ण सिविल सोसाइटी आंदोलन को समर्थन देना यह भी कर्तव्य है। इन सारी बातों के बारे में उन्होंने कहा है ना। खैर, अब ये हमारी बातें हैं। इन बातों के अलावा हमें जिन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है एमसीक्यू। तो कुछ आप लोग एमसीक्यू देख लीजिए। पहला एमसीक्यू हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। अब बताइए आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए, है ना। आ रही है तो ठीक बात है, नहीं तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए आपके समझ में। एक सेकेंड। तो क्या मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया है? नहीं भाई, ये गैर प्रवर्तनीय है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। कौन से विधिक कर्तव्य, कौन से लीगल ड्यूटी है हमारे पास? नहीं है कोई, तो कैसे संबंधित है? ये भी नहीं है, इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो आंसर क्या होगा? मूल कर्तव्य। अगला, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है, बताइए। लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा,
संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। देखते से ही पहचान गए होंगे। अभी अभी हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा था हमने, मतदान का जो अधिकार है ये मौलिक कर्तव्यों में है ही नहीं, तो हमें यही पूछा कर्तव्य नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना। अब देखिए ये जो टर्म है मैक्सिमम दिए गए हैं, लेकिन अब आप सिर्फ जो इनके साथ कंजक्शन वर्ड जुड़े हुए हैं उनसे ही अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बताइए तो जल्दी से। जल्दी से सभी बताइए। देखिए ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करें, ये वाली बात नहीं है, ये बात नहीं है, बाकी सब चीजें हैं, तो इसलिए डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, सम्मिलित नहीं है। अगर यहां है पूछा जाएगा तो दिए गए विकल्पों में से आपको एक की जानकारी हो, बस कौन सा है आप बता देंगे, लेकिन नहीं है पूछा जा रहा है तो आपको सारे ऑप्शन की जानकारी हो, तभी आप चुन पाएंगे कौन सा इनमें नहीं है। तो देखिए पहला, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। बताइए क्या आंसर होगा? बहुत सिंपल है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात यहां नहीं है, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 4A। भाग 4A है ना। आलोचक कह रहे हैं कि ये जो है भाग 3 के बाद होने चाहिए थे, लेकिन 3 के बाद नहीं है, ये तो 4A में है। अगला दिया गया, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा कर्तव्य इसमें शामिल नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। तो बहुत सिंपल है, आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। तो बताइए तो क्या आंसर होना चाहिए? अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास, है ना। आपको पता है अस्पृश्यता का अंत हमारे फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। कहां शामिल है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, 51A, 56। बताइए आंसर। भाई जाहिर सी बात है, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की बात जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में है और कह ही दिया गया है प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य, तो कर्तव्य इनमें से कहां होंगे? 51A में होंगे, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 26 जनवरी 1950 निर्माण के समय,
42वें संशोधन से, 41वें संशोधन से? बताइए एक बार, जल्दी से बताइए सभी लोग। ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थी। संविधान की समीक्षा करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति बनती है, स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। तो इस स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन हुआ 42वां 1976 में, और इसी संशोधन से इन्हें जोड़ा जाता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। संविधान में मूल कर्तव्यों के जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह क्या है? शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार संस्थानम, स्वर्ण सिंह, अभी अभी आपको बताया है, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976, 79, 75, 78। आपको पता है 1975 से 77 के बीच में सुधार कार्य चला है, सुधार कार्य, और इस सुधार कार्य में बड़ी भूमिका रही है स्वर्ण सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संशोधन होता है जो 1976 में होता है। इस 42वें संशोधन में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, जिनमें फंडामेंटल ड्यूटी भी एक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 का कहा, लेकिन जोड़े गए थे 10। तो आंसर क्या होगा? ए। अगला, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा जाता है? वाह, बहुत बढ़िया। अब ये क्रम पूछ लिया है, जो मैंने इस पीपीटी में क्रम दिया है। आपको बहुत कम किताबें ऐसी मिलेंगी जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रम दिया गया है। अब देखिए बात क्या है, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? आप बताइए पहले कमेंट करके, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हां ये किस जगह पर दिया गया है। चलिए, ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरे नंबर पर दिया गया है। तीसरे नंबर पे कहां दिया गया है? तो आपको मैं पहले एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले आप ये भी जानते रहिए कि ये बात कहीं कहां पे गई है। ठीक है, जैसे अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी आप 3 नंबर देख रहे हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, 3 नंबर। और हमने जब इसे अलग अलग भागों में बांट के देखा, जैसे 51A में 1 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, और फिर 3 नंबर क्या है। तो 3 नंबर आते ही भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, है ना। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा होगा आंसर आपका? तीसरा आंसर होगा सही। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा आंसर। तीसरा आंसर हो गया। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बताइए, समझ गए होंगे अभी तो आप, है ना। पीछे ही क्लास हुई है डीपीएसपी की, और वहां डीपीएसपी में आपने आर्टिकल 51 को पढ़ा था बहुत अच्छे से। और आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने की बात करता है। इसलिए डी क्या है? डी डीपीएसपी है, और डीपीएसपी के बारे में ये प्रोविजन है। तो यहां कर्तव्य पूछा है तो कर्तव्य नहीं है, डी ही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार, मूल कर्तव्य। बताइए किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकों की एक समान सिविल संहिता की बात आर्टिकल 44 में है
है ना, समान नागरिक संहिता। पंचायतों की व्यवस्था आर्टिकल 40 में है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में भी है, 45 में है, और शिक्षा की बात कही गई है 11वें फंडामेंटल ड्यूटी में, 3 जगह पे। लेकिन मूल कर्तव्यों को अगर हम देख लेते हैं तो 51A यानी भाग 4A को समझ जाते हैं, भाग 4A। इसलिए आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कौन मूल कर्तव्य नहीं है इनमें? तो देखिए, भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। कौन नहीं है? तो अनिवार्य सैन्य सेवा की बात नहीं कही गई है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। अब मुझे 2 प्रश्नों का आप लोग होमवर्क है, आपको आंसर देना ऑफलाइन कमेंट में। पहला ये है आपके सामने, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना, उनका अनुगमन करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना, उसे संरक्षित करना, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक रुचि के राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। एक तो इसका उत्तर देना है आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। एक आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप विचार करने लगे। उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद मूल कर्तव्य मौजूद थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। तो ये आप मेरे ख्याल से बता पाएंगे मुझे इजीली। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें आपको 2-4 प्रश्न और भी मिल जाएंगे जिनका आप आंसर करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 42वें संशोधन से किस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, है ना, किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वो भी आप बता सकते हैं। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ मूल कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं। चलिए तो फिर ख्याल रखिए आप अपना और अपनों का। हाँ, त्योहार को एकदम हंसी खुशी के साथ मनाइए। यदि कोई कुछ आपसे बुरा बोल दे तो इस समय पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। त्योहार पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, त्योहार पर आप अगर बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो थोड़ा सा धीरे चलाइएगा। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपको नहीं पता है त्योहार पर खुशियां सबसे ज्यादा बच्चे मनाते हैं। छोटे छोटे पटाखे फुलझड़ी चला रहे होंगे घर के बाहर, और वो पता नहीं कब किधर से निकल जाएंगे। तो इसलिए बहुत स्लो चलें। आपको नहीं पता है कि आपका थोड़ा सा ध्यान देकर के चलना कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। और थोड़ी बेवकूफी से आपको पता है त्योहार के अवसर पर, त्योहार में कितना कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे किसी के लिए खुशियों का सबसे प्राइमरी रीजन होते हैं। खैर, आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।